हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 9th लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड बात करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही देखे थे, उसमें कुछ बेसिक लेवल का प्रॉब्लम था, उसको हम डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने बताया था कि कोई भी चार्ज है, उसके चारों तरफ सराउंडिंग में यदि कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर फोर्स लगता है। उस पार्टिकुलर रीजन को, उस चार्ज का, उस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट का स्ट्रेंथ क्या होता है, डिफरेंट होता है। और उसको हम चेक करने के लिए टेस्ट चार्ज रख के उसके फोर्स चेक करते हैं। फोर्स यदि ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और किसी पॉइंट पे फोर्स कम होगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है। फिर एक बात और हम बोले थे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए +1 कूलम चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स चेक कर लेते हैं। एक +1 कूलम चार्ज पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माना जाता है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए करना क्या है, यहाँ पे जैसे कुछ चार्ज रखा हुआ है और इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पे +1 कूलम का चार्ज रखेंगे और इस चार्ज की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे, तो वही इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वैल्यू माना जाएगा। परफेक्ट है। ओके। इसमें पॉइंट चार्ज की वजह से r मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बताया गया था, kq/r² बताया गया था। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर चार्ज से दूर होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर चार्ज की तरफ होता है। ओके, ठीक। आज हम लोग चार्ज को रेगुलर पॉलीगन के वर्टेक्स पर रख के डिफरेंट प्रॉब्लम देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जैसे मान लो ये स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टेक्स पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, क्यू 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 और ये क्यू। आज का लेक्चर कंपैरेटिवली आसान लेक्चर है। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है। इसमें कुछ बेसिक लेवल का क्वेश्चन भी देखा जाएगा, जिससे आप एससी वर्मा में कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आप डीसी पांडे में भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा। सुरजीत सिंह का जो बुक बनाते हैं मेडिकल वाले, उसमें भी वो मिल जाएगा आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज थोड़ा आप ढंग से देखेंगे और आप इसको नोट भी करते रहिएगा। नोट करना इंपॉर्टेंट है। ये ए है, ये ए है, साइड लेंथ हमने ए माना है। ठीक है। सारे वर्टेक्स के चार्जेस जो रखे गए हैं वो सेम अमाउंट के रखे गए हैं। अब हमें सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना है। कहाँ जानना है? सेंटर पर जानना है। ठीक। तो यहाँ पर सेंटर सी, यहाँ पर नाम दे दिया हमने सेंटर का, और हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जा रहा है। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर। ठीक है। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना है, तो आपको सिखाया क्या गया है कि +1 कूलम का चार्ज रखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, यहाँ +1 कूलम का चार्ज रखना है। अब जैसे तुम +1 कूलम का चार्ज रखोगे तो देखो होगा क्या, इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में भी रिपल्सन होगा, यहाँ रिपल्सन, यहाँ भी रिपल्सन। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज से दूर होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है ना। इसकी वजह से भी इससे दूर होगा, इसकी वजह से भी इससे दूर होगा, और इसकी वजह से भी इससे दूर होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जितना ये गैप है उतना ही ये गैप है, जितना ये चार्ज है उतना ही ये चार्ज है। तो इसका मतलब है कि जितना इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा मैग्नीट्यूड वाइज, उतना ही इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा। और यही कारण है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। इन सेम फैशन ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए, अब हम एक दो बेसिक है जो ज्योमेट्रिकल बेसिक माना जाएगा, आप ज्योमेट्री से उस बात को जानते भी होंगे, उसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये ए साइड लेंथ का स्क्वायर है, तो इसका डायगोनल कितना होता है? डायगोनल a√2 हो जाता है। ये भी डायगोनल कितना होगा? a√2 ही होगा। ये पाइथागोरस से निकाल लेते हैं हम लोग। और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। यही कारण है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो गैप होगा वो इस पूरे डायगोनल का हाफ होगा। तो ये कितना हो जाएगा? a√2/2। इसको ये √2 से ये √2 में बाद में ये कटेगा, तो ये a/√2 आ जाएगा। तो ये आपको पता होगा
कि यहाँ से सेंटर से वर्टेक्स के बीच का दूरी कितना होता है, a/√2 होता है, a/√2, 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 ठीक है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ओके। इन सेम फैशन एन साइड का मान लो तुम्हें रेगुलर पॉलीगन दिया गया है, एन साइड का, 4 नहीं, 6 नहीं, 3 नहीं, एन साइड का आपको रेगुलर पॉलीगन दे दिया गया और उसके वर्टेक्स पे सेम चार्ज रखा गया है, तो उस केस में भी सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। ओके, जैसे हेक्सागन है, यहाँ पर हेक्सागन बना दिया गया, इसमें कितने साइड लेंथ होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, 6, और ये वर्टेक्स पे QQ चार्ज रखा हुआ है। तो अब सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमसे पूछ लिया गया है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खा जाएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खा जाएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी खा जाएगा। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो इसको हम नोट करेंगे। अब हम इसी डायग्राम पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। ये तो क्लियर हो गया कि इन साइड का पॉलीगन है और सारे के वर्टेक्स पे सेम चार्ज रखे गए हैं, तो सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाला है, 0 के बराबर होने वाला है। ओके, अब क्या करेंगे कि किसी कहीं के चार्ज को, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है आज का, कहीं के चार्ज को आप बदल दो, Q को से हमने बदल के क्या कर दिया, 2Q कर दिया, ठीक है। और अब हमसे सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो देखो, इसका जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा उतना ही इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा। तो अभी भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैंसिल कर रहा है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैंसिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज अलग अलग है, चार्ज गैप तो सेम है, गैप सेम है, लेकिन चार्ज सेम नहीं है। यहाँ का चार्ज यहाँ के चार्ज से डबल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट डबल होगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जब चार्ज डबल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डबल होता है। आपको ये कंडीशन के साथ इस पॉइंट को बोलना होगा, यदि गैप आर डिस्टेंस सेम है, कांस्टेंट है, तब चार्ज डबल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, डबल ही होगा। तो चलिए देखते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो देखो, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 मान लेते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 मान लेते हैं, और इधर वाला तो कैंसिल ही हो गया है, तो उसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। E1 कितना होगा, K, Q की जगह पे 2Q लिखेंगे, अपन में गैप कितना है, गैप a/√2 है, गैप कितना है, a/√2 है, a/√2, ये वाला गैप कितना होगा, a/√2, ये वाला गैप भी कितना होगा, a/√2 ही होगा। तो यहाँ पर a/√2 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इजी कैलकुलेशन है, इतना आपको आता है। देखो यहाँ पे ये K, सॉरी इसको यहाँ पे मैं अभी रब करूंगा, इसको आप नोट कर लेना। E1 हो गया और ये माइनस E2 क्या होगा, KQ अपॉन में a/√2 का स्क्वायर, परफेक्ट। ओके, अब यहाँ पर क्या है, 2KQ अपॉन में a²/2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, KQ अपॉन में a²/2, ठीक है। ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 भी ऊपर जाएगा, तो ये 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4KQ में a² आ जाएगा, माइनस ये 2 ऊपर जाएगा, 2KQ अपॉन में a²। अब ये 4 और 2 जब ये घटाओगे तो कितना आएगा, 2KQ अपॉन में a² के बराबर आ जाएगा। और डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन इसका इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द चार्ज Q, टुवर्ड्स द चार्ज पार्टिकल Q कूलम, ठीक है। और यहाँ पर न्यूटन पर कूलम इसका क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा। इतना आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब चार्ज हर जगह सेम था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, 0 के बराबर था, लेकिन जैसे ही जगह पे चार्ज हमने बदल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बार 0 ना होकर के कुछ नॉन जीरो वैल्यू मेंटेन कर रहा है, और वो वैल्यू कितना है, तो ये है इस केस में, पक्का। ओके, और कुछ ऐसा प्रोफाइल देखते हैं।
कि नेक्स्ट इसी सेम डायग्राम पर और क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसको आप नोट कीजिए। देखिए फिर हम एक स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर के वर्टेक्स पे चार्ज रखते हैं, लेकिन इस पर जो चार्ज रखेंगे वो इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर क्यू रख दिया, यहाँ पर 2q है, यहाँ पर 3q है, यहाँ पर 4q है। कहीं भी चार्ज को सेम नहीं रखा गया है, हर जगह चार्ज को अलग अलग रखा गया है। तो उस केस में सेंटर पर सेम क्वेश्चन है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर। आप अपने से बनाओ, इसको कोशिश करो, फिर मैं बनाता हूँ इसको। ठीक है, तो पॉज करके आप बनाएंगे। चलिए अब इसका सॉल्यूशन दे देते हैं, इसको समझ लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। सेंटर पे चले जाएंगे, +1 कूलम का चार्ज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, इसका नाम E1 दे देते हैं। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा, इसका नाम E2 दे देते हैं। इसकी वजह से इधर होगा E3 और इसकी वजह से इधर होगा E4। पक्का? अब देखो 3q का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, किससे? Q चार्ज से। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होने वाला है। अब इन दोनों में देखोगे तो ये चार्ज बड़ा है और गैप दोनों के लिए क्या है? सेम है। तो जब गैप सेम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चार्ज के। तो जिसका चार्ज ज्यादा, जिसकी लाठी उसका भैंस, तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा ही होगा। तो इसकी वजह से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी वजह से इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब कि इन दोनों की वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा। परफेक्ट, उसको हम डायग्राम में दिखाते हैं। तो इन दोनों की वजह से इधर मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा? E2 माइनस E1। इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा? उधर होगा। और नेट यहाँ पर कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड E3 माइनस E4। परफेक्ट। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। दोनों डायगोनल के बीच में एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो ये E3 माइनस E4 को कुछ समय के लिए हम E डैश बोल लेते हैं और E2 माइनस E1 को E डबल डैश बोल लेते हैं। पक्का? अब हमें E नेट निकालना है। तो E नेट कितना होगा? रूट अंडर E डैश स्क्वायर प्लस E डबल डैश स्क्वायर। हमने कुछ किया नहीं है, रिजल्टेंट निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ का यूज कर लिया है। पक्का? ओके, यहाँ पे इसका यूज करना है। यहाँ पर E डैश हम निकाल लेते हैं अलग से, हालांकि आप भी निकाल सकते हो, लेकिन चलिए थोड़ी मदद हम आपकी कर देते हैं। तो E डैश कितना होगा? E3 माइनस E4 और E3 कितना होगा? अब जल्दी में बनाना है, जल्दीबाजी में बनाना है, तो क्या करेंगे भाई? K अपॉन में गैप का स्क्वायर। तो गैप कितना है भाई? √2 का स्क्वायर है। K अपॉन में गैप का स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे और क्या करेंगे? इसका चार्ज माइनस इसका चार्ज। तो इसका चार्ज कितना है? तो ये चार्ज E1 E2, ये 3q है माइनस q है। तो थोड़ी जल्दीबाजी में हम बना लिए इसको। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 2k अपॉन में 2kq, ये 3 में से 1 गया तो ये 2 हो जाएगा। तो 2kq अपॉन में a स्क्वायर बाई 2। एक चीज़ है, थोड़ा मैं बेसिक लेवल का बात भी वीडियो में बोलता हूँ, तो कुछ किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल का चीज़ें भी बताया जा रहा है, टाइम पास हो रहा है। हर सारे लड़के देख रहे हैं, हर लेवल का बच्चा देख रहा है। आप 11th में मेहनत किए हैं तो आपको इसलिए ये बेसिक लगता है, लेकिन जो 11th ढंग से नहीं पढ़े होंगे उनके लिए ये सब चीज़ें काफ़ी उनकी मदद करेंगी। तो इसीलिए हर बात मुझे बताने दीजिए, आप इसमें बोझिल फील ना करें। ऐसा मान के चलिए कि आपका रिवीजन हो रहा है। तो ये E डैश आ गया। अब हम E डबल डैश निकाल लेते हैं। तो E डबल डैश निकालने में भी सेम तरीका फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे? K अपॉन में गैप का स्क्वायर तो कॉमन निकाल लेंगे और उसके बाद हम इन दोनों चार्जेस की वजह से निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 4q माइनस 2q। तो ये 2kq अपॉन में a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ये E डैश आ गया और E डबल डैश आ गया। दोनों की वैल्यू को उठा के इसमें फीड कर देंगे। ठीक है? k q बाई में आर स्क्वायर माइनस k q डैश अपॉन में आर स्क्वायर होता ना, तो हमने क्या किया? k अपॉन में आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और ये k माइनस q डैश हो गया। परफेक्ट। ओके, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका है। ठीक, चलिए इसको भी लिख लीजिए।
ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम लोग पॉलीगन के केस में ये हेक्सागन के केस में कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे कि हेक्सागन के केस में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको कैसे बनाएंगे। देखो होगा क्या, ठीक हेक्सागन लेना, जैसे मान लो ऐसा कुछ हेक्सागन ले लिया है, सारे वर्टिकल्स पे कुछ ना कुछ चार्ज रखा गया है। यहाँ पर चार्ज Q रखा है, यहाँ पे चार्ज Q रखा है, यहाँ पर चार्ज 2Q है और यहाँ पर चार्ज 3Q है, यहाँ पे चार्ज 4Q है और यहाँ पे चार्ज Q है। ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, हेक्सागन में ये सारे साइड्स किसने के बराबर है? A मीटर A मीटर A मीटर A मीटर के बराबर है। पक्का? ओके, हेक्सागन का बेसिक आपको क्लियर होगा, ये 10th से नहीं क्लियर है तो थोड़ा मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। यहाँ से होता क्या है कि इसके चारों तरफ ऐसे बाहर बाहर यदि सर्कल खींचोगे तो ये सारे के वर्टेक्स को टच करता हुआ पास करेगा। अब सेंटर्स में मिलाओगे तो ये सब क्या बन जाएगा? तो रेडियस बन जाएगा, और रेडियस सारे रेडियस का लेंथ आपस में क्या होता है? सेम होता है। तो इस पूरे हेक्सागन को हमने कितने पार्ट में, कितने यहाँ पे ट्रायंगल हमने बना लिए, ऐसे करके 6 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पूरा एंगल कितना होता है? 360। तो ये इंडिविजुअल एंगल कितना हो जाएगा? 360/6, मतलब ये 60 डिग्री का हो जाएगा। पक्का? और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में जो साइड सेम होता है उनके सामने का एंगल भी क्या होता है? सेम होता है। तो इस ट्रायंगल में ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये इसका और इसका लेंथ क्या है? सेम है। तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल आपस में क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ का एंगल थीटा है तो यही एंगल कितना हो जाएगा? थीटा ही हो जाएगा। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का समेशन कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 60 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। और ये 2 थीटा कितना होगा? 120 डिग्री होगा। इसको ये सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या है? ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया तो सारे के साइड लेंथ क्या होगा? सेम होगा। तो ये A है तो ये भी A होगा, और ये भी क्या होगा? A होगा, ये भी A होगा, A होगा, A होगा, A होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस डिस्कशन से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि किसी भी हेक्सागन में सेंटर से वर्टेक्स के बीच का दूरी, सेंटर से वर्टेक्स के बीच का जो गैप होता है वो साइड लेंथ के बराबर होता है। किसके साइड लेंथ के बराबर? हेक्सागन के साइड लेंथ के बराबर। परफेक्ट। ओके, तो ये गैप क्लियर हो गया हम लोग का कि गैप कितना है? A के बराबर है, A के बराबर है। यदि हम साइड लेंथ को B बोल दें तो ये गैप भी कितना हो जाएगा? B ही हो जाएगा। ओके, तो देखो बच्चा, अब इस क्वेश्चन को बनाना है तो इसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर होगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इनको कैलकुलेट नहीं करना है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में बराबर नहीं होगा, और नहीं होगा तो वो कैंसिल भी नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपस में बराबर नहीं होगा तो वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे गैप हर के लिए क्या है? सेम है। तो जब गैप सेम है तो देखो इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि वो बड़ा चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा ही होगा। तो इसको तुम E बोल लो और इसको तुम E' बोल लो। ठीक, अब E कितना होगा बच्चा? E होगा K अपॉन में गैप का स्क्वायर इंटू 3Q माइनस 2Q। तो ये कितना हो जाएगा? KQ बाई में K स्क्वायर हो जाएगा। पक्का? E' कितना होगा? E' में कौन पार्टिसिपेट करेंगे? ये और ये। तो क्या हो जाएगा? K बाई में गैप का स्क्वायर, K बाई में गैप का स्क्वायर इंटू बड़ा चार्ज माइनस छोटा चार्ज। तो बड़ा चार्ज इन दोनों में कौन है? तो इन दोनों में बड़ा चार्ज है 4Q और छोटा चार्ज है Q। तो ये कितना आ गया? 3K अपॉन में K स्क्वायर आ गया। परफेक्ट। ओके, अब E निकल गया, E' निकल गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए। तो देखो वो एंगल कैसे जान लेंगे हम लोग? इसको ऐसे मिला दो
इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, आपको पता है कि ये वाला 60 डिग्री होगा और ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच का, 120 डिग्री। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो दो वेक्टर हैं E और E डैश, इनके बीच का एंगल क्या लेंगे, 120 डिग्री लेंगे और कौन सा लॉ लगाएंगे, ट्रायंगल लॉ लगा देंगे। समझ आ रहा है ना? ओके, तो अब E नेट निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ लगा दो। ये रूट अंडर E स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर प्लस 2 इंटू E डैश इंटू कॉस 120 डिग्री। परफेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने रेगुलर पॉलीगॉन्स से रिलेटेड जो भी बेसिक लेवल प्रॉब्लम होता है वो हम आपको बता चुके हैं। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे जो कि एक पॉपुलर क्वेश्चन है, वो हर जगह, हर बुक में, हर सीट में आपको क्वेश्चन दिखेगा, इसलिए उस क्वेश्चन को मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। उसमें देखो बेसिक थीम क्या होगा, जैसे स्क्वायर है या हेक्सागन है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, उसके सेंटर से कोई लाइन गुजर रहा है, उस लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन बोलते हैं, उसका एक्सिस मानते हैं। तो मान लो उस एक्सिस पर कोई पॉइंट है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उन चार्जेस की वजह से जानना चाहते हैं जो चार्जेस रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टेक्स पे रखे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है और उसको वैसे क्वेश्चन यदि सामने आते हैं तो हम लोग हैंडल कैसे करेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, पॉज करके इसको लिख लेंगे, लिखते चलेंगे, है ना। स्क्रीनशॉट लेके नहीं छोड़ना है, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ोगे वो आप फिर नोट्स नहीं बना पाओगे, बाद में ही रह जाता है, बहुत सारा ऐसा पॉइंट होता है। तो चलिए भाई, एक हम स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे सेम चार्ज रखा हुआ ऐसा ले रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई स्क्वायर है, ये XY प्लेन में, एक इधर है, Y इधर है, XY प्लेन में एक ऐसा स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है, इधर X एक्सिस ले लिए हैं और इधर Y एक्सिस ले लिए हैं और ऊपर में क्या ले लिए हैं, Z एक्सिस ले लिए हैं। चलिए एक्सिस का यहाँ पे अभी जरूरत नहीं है, इसलिए हम फिगर को गंदा नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं। ये वर्टेक्स पे Q Q Q Q रखा हुआ है। अरे मजा आ रहा है, बनाइए इसको, मजा ना लीजिए। ये क्वेश्चन किया है वो पहले कंप्लीट करने लीजिए। ये मान लो कि इसका साइड लेंथ ए है और ये इसका जो है वो एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो इसके सेंटर से a मीटर की दूरी पे है, उसका भी हमने जो डिस्टेंस लिया है, जो सेंटर से गैप लिया है वो a के बराबर ही लिया है, ठीक है। और इस पॉइंट P पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दीस फोर चार्जेस। ओके, तो इसको लिखो, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले लिख लो फिर आप डायग्राम लिखना। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू all these four charges, due to all these four charges। डायग्राम लिख लो और इसको पॉज करके सॉल्व करो, ठीक है। चलो, तो देखो बाबू, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको प्रैक्टिकली फील करने के लिए देखिए, ये मान लो स्क्वायर है, ठीक है। अब ये चार्जेस हैं, ये देखो चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है, ये चार्ज है, चार्ज रखा हुआ है और ये जो स्क्वायर है ना वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे डायग्राम के हिसाब से ऐसे रखा हुआ है और ये आपका एक्सियल लाइन है और ये रहा आपका वो पॉइंट जहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ओके, अब इसको हटाते हैं समझाने के लिए, इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे। अब यहाँ पे एक चार्ज है और बिल्कुल इसके सिर में यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है और बिल्कुल यहाँ भी एक चार्ज है, ठीक है। इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगा और इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होगा, ठीक है। तो वो जो डायग्राम दिखेगा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इन दोनों चार्जेस की वजह से
वो ऐसा दिखेगा पॉइंट पी पे। परफेक्ट। अब देखो इसको ऐसे करके दिखाते हैं। अब इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा, इसका भी एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को खा देंगे, बर्बाद कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नलिफाई हो जाएगा वो एक दूसरे की वजह से, और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। परफेक्ट। यही सेम चीज लागू होता है जो रेस्ट दो चार्ज और बचे हुए हैं उनमें भी। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट अभी भी बचा रहेगा। परफेक्ट। तो ये इसकी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट, इसकी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट, इसकी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट और इसकी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट बचा रहेगा, और वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिसाइड करेगा कि वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है और सबके मैग्नीट्यूड सेम सेम है। एक चीज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यही कारण है कि हम इसको ई लिख लेते हैं और इसको भी क्या लिख लेंगे, ई लिख लेंगे। और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोर्ड के प्लेन के अंदर होगा। ठीक है, जिसको हम 3D में नहीं दिखा पाएंगे, वो सिर्फ हम आपको फील करा दिए ऐसे। अब यहाँ पे एंगल थीटा है, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। बड़ा मजेदार डायग्राम होगा उस पॉइंट पी पे। जैसे ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और यहाँ पे तो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। चारों जो है वो वर्टिकल के साथ सेम सेम एंगल मेंटेन करेगा, सेम सेम इंक्लिनेशन को मेंटेन करेगा। ये आप फील कर पा रहे होगे, है ना। तो जैसे ये है ना, तो ये सब जो होगा यहाँ पे सेम सेम इंक्लिनेशन क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो इसीलिए हमने इस एंगल को थीटा लिया और इस एंगल को भी फ्रेंकली थीटा ही लिया है। इसको भी हम थीटा लेंगे और उधर से भी जो एंगल बन रहा है उसको क्या लेंगे, थीटा ही लेंगे। तो ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा वर्टिकल अपोजिट से। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट ई cos थीटा होगा और इधर कंपोनेंट क्या होगा, ई sin थीटा होगा। और इसको भूल जाएंगे, इसका इधर कंपोनेंट ई cos थीटा होगा और इधर कंपोनेंट ई sin थीटा होगा। तो ई sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ई cos थीटा बचा रहेगा और इन दोनों की वजह से भी ई cos थीटा बचा रहेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा प्लस ई cos थीटा, मतलब 4 ई cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा 4 ई cos थीटा। ठीक है, ओके। अब ये 4 ई को कैसे निकालेंगे, ई निकालने के लिए ये वाला गैप यूज करने वाले हैं हम लोग। तो ये r है और ये r कितना होगा, देखो यहाँ पर एक रेक्टेंगल ट्रायंगल हमने बना दिया है और आपको ये पता है कि वर्टेक्स से सेंटर के बीच का गैप कितना होता है, a/√2 होता है। इस पर डिस्कशन प्रीवियस क्वेश्चन में भी हो, उसके पहले क्वेश्चन में भी बताया, यूज किया गया है इसका, इसके बारे में बताया गया है ना। तो ये a/√2 है और ये क्या है, a है। तो ये वाला कितना होगा, ये इस रेक्टेंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, तो ये a² प्लस a/√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/2 a² का अंडर रूट आएगा, ये रूट 3/2 इंटू a आ गया। ओके, स्क्वायर और रूट एक दूसरे के दुश्मन है, स्क्वायर रूट एक साथ आते हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर k क्यूबाई में r² और cos थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग cos थीटा निकालना है। ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। बेस कितने के बराबर है, a के बराबर है, और ये हाइपोटेनस किसके बराबर है, r के बराबर है। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसमें बेस a है और हाइपोटेनस कितना है, r है। तो ये a अपॉन में r हो जाएगा। तो ये 4k³ a अपॉन में r³ हो जाएगा। तो ये 4k³ a अपॉन में r कितना होगा, तो r आपका रूट 3/2 इंटू a है। तो यहाँ से रूट 3/2 इंटू a का पावर 3 कर देंगे। ठीक है, और इसको आप आगे बढ़ा लो, इतना तो कोई कैलकुलेशन आता ही है, ये देख लो। ठीक है, ओके, चलिए।
नहीं मुझे लगा कि यहाँ का चीज नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा वहीं ड्राइंग किया था। ओके भाई, तो ये पॉलीगन से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब देखो इसी वर्मा में होमवर्क के रूप में 1 to 35 बनाओ ऑफिशियली, उसके बाद यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मिलते जाएंगे आप बनाते रहो। लड़के और कुछ बच्चों ने बना के रखा है, वो व्हाट्सएप पे हमसे डाउट पूछते रहते हैं, आप उसको बनाओ और वो अपने मेथड्स भी चेक करा सकते हो व्हाट्सएप पे भेज करके कि क्या मेरा मेथड सही है कि सिर्फ हमें आंसर सही नहीं पता है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि आंसर तो सही आ जाता है लेकिन मेथड आपका सही नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन और देखेंगे। एक बच्चे ने इस क्वेश्चन को डाउट के रूप में पूछा था। देखिए जैसे मान लो ये कोई पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इस पे मास m है और चार्ज क्या है q है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के पास भी चार्ज q रखा हुआ है, ठीक है। और अब हमसे पूछा गया है कि इसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया तो ये क्या करने लगेगा, एंगुलर एसएचएम करेगा। जो लड़के एसएचएम पढ़े हैं उनके लिए क्वेश्चन है, और वो एंगुलर एसएचएम करेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो वो टाइम पीरियड कितना होगा, तो इसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखो बच्चा, इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए इसको आप अपने से भी पॉज करके बना सकते हो। हालांकि मैं अभी बना के दिखा देता हूँ आपको कि ये इसको कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखो बच्चे इसका सॉल्यूशन फिर मैं बोलूँगा, जो बच्चे एसएचएम देखे हैं उन्हीं के लिए क्वेश्चन होगा, अदरवाइज आप ये मत देखो। जब एसएचएम सीखना फिर देखना। ये m मास है, q चार्ज है, इसको स्लाइटली हमने ऐसे, ये q चार्ज है, स्लाइटली हमने डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, ठीक है। तो अब इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe, और नीचे में क्या लग रहा है mg। ये वाला थीटा है और थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटे एंगल से हमने क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया है। परफेक्ट, ओके। अब इसके रिस्पेक्ट में ये देखो mg जो है, mg का ये जो लाइन है ये थीटा है, तो ये भी कितना मेंटेन करेगा, थीटा ही मेंटेन करेगा। वर्टिकल अपोजिट से ये वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब mg का इधर कंपोनेंट कितना होगा, mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। अब समझो ये mg cos थीटा और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन दोनों का नेट टॉर्क पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एप्लीकेशन यहीं से गुजर रहा है, तो नेट टॉर्क तो 0 हो गया, लेकिन इसका नेट टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। परफेक्ट। एक बात और आपको पता होगा कि एसएचएम में जिधर हम डिस्प्लेस करते हैं उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितने टॉर्क्स होंगे वो या फिर फोर्स होगा वो निगेटिव लिया जाएगा। तो इस mg sin थीटा का टॉर्क एग्जिस्ट करेगा इसके रिस्पेक्ट में, और उसका डायरेक्शन जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो यहाँ पर लिखेंगे -mg sin थीटा इंटू एल, ये टॉर्क हो गया, नेट टॉर्क हुआ इस पोजीशन पे, mg cos थीटा और Fe का नेट टॉर्क क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो नेट टॉर्क माइनस सिर्फ mg sin थीटा का होगा, वो कितना होगा, -mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर गैप, परपेंडिकुलर गैप कितना है, l के बराबर है। तो और ये किसके बराबर होता है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये पढ़े हो गया। और पॉइंट मास है तो इसका इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, m इनटू r परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना, m इनटू r परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वो l स्क्वायर हो जाएगा इनटू अल्फा। m से m गया, l से l गया, और चूंकि थीटा बहुत छोटा है तो sin थीटा को थीटा बोल देंगे। फिर से यदि थीटा बहुत छोटा है तो sin थीटा को थीटा बोल देंगे। सिंस थीटा इज स्मॉल हेंस sin थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा -g थीटा अपॉन में l, ये अल्फा है, ये sin थीटा थीटा हो गया ना, तो g थीटा और ये l नीचे आ गया। परफेक्ट। अब एंगुलर एसएचएम का कंडीशन क्या होता है, हेंस अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है ना थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया इससे, ये दोनों सेम दिखने लगेगा, माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, हेंस बॉब
will perform angular SHM, और जब एंगुलर SHM करेगा तो एंगुलर SHM के इक्वेशन से जब ये कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा ओमेगा कितना होगा यहाँ पे। ओमेगा, ये अल्फा क्या होता है, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर है ना, तो ओमेगा स्क्वायर आपका g बाई एल है, ओमेगा स्क्वायर g बाई एल है, तो ओमेगा कितना होगा रूट अंडर g बाई एल, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। सेकेंड आंसर ओके ओके, तो लो आप इसको। चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ का क्लास होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, ग्राफ से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके।